नमस्कार एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारे इस वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ रहे थे एलेक्स इंकल्स के विचार समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संबंध में। तो हम उसी के तहत आगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु से जुड़े हुए जो ऐतिहासिक पथ, अनुभविक पथ और विश्लेषणात्मक पथ पे एलेक्स इंकल्स ने विचार रखे, उसी को जारी रखेंगे इस वीडियो में। लेकिन आप मत भूलिए कि इस वीडियो को आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को बेल आइकन दबा करके। तो आप इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी करें आप इसको। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से आगे इसी को कंटिन्यू करते हुए एलेक्स इंकल्स के विचारों को और ऐतिहासिक पथ में जो हमने विषय वस्तु की बात की थी उसकी रूपरेखा के बारे में हम लोग देखेंगे कि जो रूपरेखा है वो किस प्रकार की बनी है। तो समाजशास्त्री विश्लेषण इसमें ऐतिहासिक पथ में एक आ गया कि रखा एलेक्स इंकल्स ने, जिसमें मानव संस्कृति एवं समाज को शामिल किया, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को, सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग को उन्होंने विषय वस्तु में स्थान दिया। और दूसरा इसमें वर्ग जो कैटेगराइजेशन किया गया वो सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयाँ थी, जो कि सामाजिक क्रिया, सामाजिक संबंध, मानव व्यक्तित्व, समूह, प्रजाति, वर्ग, समुदाय, नगरीय और ग्रामीण प्रकार का, और समितियां एवं संगठन, जनसंख्या और समाज। तो ये सारी इकाइयां जीवन की जो प्राथमिक इकाइयां थी वो इसमें विषय वस्तु में एलेक्स इंकल्स ने शामिल की। तीसरा इसमें आधारभूत सामाजिक संस्थाओं की बात की एलेक्स इंकल्स ने कि थिंकर्स के विचारों के आधार पर, जिसमें आधारभूत सामाजिक संस्थाओं में परिवार, नातेदारी, आर्थिक, राजनीतिक और वैधानिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थाएं, मनोरंजनात्मक और कल्याण संस्थाएं और कलात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित संस्थाएं, इनको उन्होंने स्थान दिया। और मौलिक सामाजिक संस्थाओं का एक वर्ग उन्होंने निर्धारित किया इसके अलावा, जिसमें सामाजिक विभेदीकरण और स्तरीकरण, सामाजिक समायोजन और सात्मीकरण, सामाजिक संघर्ष, क्रांति और युद्ध, संचार, जनमत निर्माण, अभिव्यक्ति और परिवर्तन, समाजीकरण एवं सिद्धांतीकरण, सामाजिक मूल्यांकन, जिसमें सामाजिक मूल्य और इसी तरीके से सामाजिक विचलन, अपराध, आत्महत्या आदि, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक परिवर्तन। तो ये इस प्रकार की इन्होंने एक आ गया कि विषय वस्तु है वो इसमें शामिल की। उसके बाद में उन्होंने अनुभविक पथ की बात की कि समाजशास्त्र को परिभाषित करने के लिए हमें इसके अनुभविक पथ पे विचार करना चाहिए। इसके लिए समाजशास्त्र के नाम पर आज जो कुछ लिखा जा रहा है उसका अनुसंधान किया जा रहा है, यही समाजशास्त्र है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से समाजशास्त्र की विषय वस्तु में अंतर हो सकता है, अतः समाजशास्त्र की वास्तविक स्थिति का पता अनुभविक अध्ययन के द्वारा लगाया जा सकता है। ये अनुभविक अध्ययन समाजशास्त्र की पाठ्य पुस्तकों तथा समाजशास्त्रीय अनुसंधान कार्यों के आधार पर किया जा सकता है। इन पाठ्य पुस्तकों में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। समाजशास्त्रियों द्वारा अनुसंधान कार्यों के माध्यम से जो साहित्य प्रकाशित किया जाता है, अधिकतर पाठ्य पुस्तकों में तथा अनुसंधान कार्यों में संबंधित
साहित्य में निम्नलिखित विषय थे जो सम्मिलित हुए, उनके ऊपर एलेक्स इंकल्स ने लिखा है कि वो कौन कौन से विषय हैं जो कि इसमें शामिल किए गए। तो सबसे पहला विषय इसमें समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधि की बात सभी समाजशास्त्रियों के द्वारा की गई है। दूसरा, व्यक्तित्व और समाज। समाज और व्यक्तित्व के बीच में क्या क्या संबंध है और किस तरह से निर्मित होता है, समाज का क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा बिंदु जो उभर कर के आता है वो संस्कृति, जो सभी पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। चौथा बिंदु है वो समूह, और पांचवा बिंदु जनसंख्या का अध्ययन। छठे बिंदु के रूप में स्तरीकरण, जिसमें प्रजाति, जाति और वर्ग के आधार पर स्तरीकरण है, वो समाज में मौजूद है। आर्थिक संस्थाएं सभी समाजों में है। परिवार है, और शिक्षा, शिक्षा के संबंध में एक आ गया कि ये एक सभी समाजों का आधारभूत संस्था है। इसके अलावा धर्म, शहरी और ग्रामीण जीवन, सामाजिक समस्याएं, सरकार और राजनीति, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है इसमें अनुभविक पद के अंदर की विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में ये शामिल है। तीसरी बात, एलेक्स इंकल्स ने यहाँ पे विश्लेषणात्मक पद के ऊपर कहा कि केवल ऐतिहासिक पथ या अनुभविक पथ के आधार पर ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निर्धारित करना उचित नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र का निर्माण एकाएक नहीं किया गया है। इसे विकसित करने के लिए वर्षों तक अनुसंधान और अध्ययन करना होगा। समाजशास्त्र की विषय वस्तु का निर्धारण तार्किक आधार पर होना चाहिए। तार्किक आधार पर यह कहा जा सकता है कि सभी विज्ञानों की अपनी अलग विषय वस्तु होती है, अतः समाजशास्त्र की भी अलग विषय वस्तु होनी चाहिए, जिससे सामाजिक विज्ञानों में उसकी निश्चित पहचान बन सके। इसलिए राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र की तरह समाजशास्त्र की भी कुछ मूर्त और विशिष्ट विषय वस्तु होनी चाहिए। प्रमुख संस्थाओं, सामाजिक उत्पादन और सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन ने समाजशास्त्र की को एक अलग पहचान दी है। इन क्षेत्रों पर अन्य किसी विषय का दावा नहीं हो सकता। इस प्रकार ऐसे विषय भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु है जिनका समावेश अन्य सामाजिक विज्ञानों में नहीं हो सका है। कुछ विचारक तो ये मानते कि यदि इन विषयों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु में रखा जाएगा तो मूल समाजशास्त्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इन विषयों का समावेश करने से समाजशास्त्र का अनेक विषयों में मिश्रण दिखाई देगा और इसे पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकेगा। ऐसे विषय सम्मिलित होने से अनेक विश्वविद्यालयों में पृथक शाखाओं की स्थापना भी हो गई है, जैसे जनसंख्या और जननांकिकी, अपराध एवं दंडशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र, पारिवारिक समाजशास्त्र आदि पृथक विषय के रूप में पढ़ाए जा रहे हैं। इस प्रकार अनेक उप शाखाएं बन रही हैं। इसमें मूल समाजशास्त्र कई भागों में टूटने का खतरा दिखाई देता है। इंकल्स ने इन विचारों के प्रति सहमति व्यक्त नहीं की। वे कहते हैं कि उप शाखाओं की स्थापना के बावजूद कई विषय ऐसे हैं जिन पर केवल समाजशास्त्र का ही दावा कायम रहेगा। जिन विषयों के ऊपर यदि हम गौर करें तो सबसे पहला जो विषय है वो समाजशास्त्र में संपूर्ण समाज का अध्ययन किया जाता है। समाज की अनेक संस्थाएं होती हैं और इनकी जटिल व्यवस्था को समाज कहा जाता है। विभिन्न संस्थाओं और व्यवस्थाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इसमें किया जाता है। समाज का अध्ययन किसी समाज विशेष की आंतरिक भिन्नताओं, सभी समाजों की विशिष्ट लक्षणों को आधार मानकर किया जा सकता है। इसके द्वारा किसी समाज विशेष की समस्याओं, निर्माण के तत्वों, कार्यों के विभाजन का पता लगाया जा सकता है। सभी समाजों का तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा समाज के विकास के निश्चित स्तर ढूंढे जा सकते हैं। मैक्स वेबर ने धार्मिक
संस्थाएं आर्थिक संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया और निश्चित तुलनात्मक अध्ययन समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, वो मानी जा सकती है कि ये जो विभिन्न संस्थाएं हैं इनका तुलनात्मक अध्ययन वो समाजशास्त्र की अंदर शामिल है। दूसरी बात यहाँ पे की गई संस्थाओं की कि अनेक संस्थाओं की जटिल व्यवस्था समाजतः समाज का अध्ययन करने के लिए विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। परिवार, स्कूल, चर्च, राजनीतिक दल समाजशास्त्र की विशिष्ट विशेष वस्तु मानी जा सकती है। अन्य सभी संस्थाओं के आकार, विशेषीकरण और आत्मनिर्भरता के समान तत्वों की खोज भी समाजशास्त्र में की जानी चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे की गई सामाजिक संबंधों को लेकर कि अनेक सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था से संस्थाएं निर्मित होती है। अतः विभिन्न संस्थाओं की निर्णायक इकाइयाँ सामाजिक संबंध होते हैं। जैसे परिवार का निर्माण अनेक सामाजिक संबंधों, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, बच्चों आदि से को मिलाकर के होता है। अतः सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विशिष्ट विषय वस्तु है। इस प्रकार सामाजिक जीवन का मूल तत्व सामाजिक संबंध है। सामाजिक संबंध का निर्माण सामाजिक क्रियाओं द्वारा होता है। सामाजिक संबंधों को सामाजिक जीवन का अणु माना जा सकता है और सामाजिक क्रियाओं को सामाजिक जीवन का परमाणु माना जा सकता है। अतः समाजशास्त्र की विशिष्ट विषय वस्तु सामाजिक संबंध एवं सामाजिक क्रियाएं ही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विश्लेषणात्मक पथ में लिंकल्स ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जो समाजशास्त्र की विशिष्ट विषय वस्तु है वो समाज, संस्थाएं और सामाजिक संबंध है। धन्यवाद।